जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन वेंटर पे। आज हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की क्लास करने जा रहे हैं। कल हमने पॉलिटी की क्लास की थी, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ किस दिन कौन सी क्लास होगी। टॉपिक वाइज इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हमने जो है वो जुलाई माह का आपका संपूर्ण करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने आज लिए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है और विद आंसर, तो PDF के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रात के 10 बजे आपको हिंदी की पर्यायवाची की क्लास है, तो आप सभी लोग पर्यायवाची की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। पहले तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों के जितने भी प्रश्न सही हों, जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आंसर दीजिएगा। पहले का पहला, इस तरीके से आंसर दीजिएगा कि पहले का B है या दूसरे का C है। इस तरीके से आंसर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। आज का पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2022-20 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। A ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, B ऑप्शन है गुजरात, C ऑप्शन है उत्तराखंड और D ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो बताइएगा कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, तो सबसे पहले बताइएगा कि नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई है। तो नई शिक्षा नीति किसकी समिति पर आ रही है? के कस्तूरीरंगन के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर आई है। ठीक है, और कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो उत्तराखंड राज्य है वो नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, गुजरात की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? ठीक है, उत्तराखंड में आपका कौन सा नेशनल पार्क है? रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा है? रामगंगा नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम बदल कर क्या हुआ? जिम कॉर्बेट हुआ। और अब इसका नाम क्या हो गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का C आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्न विद लर्न योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? A ऑप्शन है त्रिपुरा, B ऑप्शन है मेघालय, C ऑप्शन है असम और D ऑप्शन है आपका सिक्किम। तो बताइएगा कि अर्न विद लर्न योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो पहले तो आप बताइएगा सिक्किम की राजधानी क्या है आपकी? गंगटोक। असम की राजधानी, मेघालय की राजधानी और त्रिपुरा की राजधानी। और यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल बताइएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अर्न विद लर्न योजना किसने शुरू की है? त्रिपुरा राज्य ने शुरू की है। किसने? त्रिपुरा राज्य ने शुरू की है। अच्छा, ये क्यों शुरू की गई? तो कोविड-19 में स्कूल छोड़ चुके छात्रों को वापस लाने के लिए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो कोविड-19 में जो छात्र स्कूल छोड़ गए हैं उन छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अर्न विद लर्न योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो त्रिपुरा ने शुरू की है। त्रिपुरा के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, उनका नाम बताइएगा। क्या नाम है उनका? मणिक साहा। ठीक है, मणिक साहा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है? A ऑप्शन है नई दिल्ली हवाई अड्डा, B ऑप्शन है लेह हवाई अड्डा, C ऑप्शन है गुरु गोपीनाथ हवाई अड्डा और D ऑप्शन है राजीव गांधी हवाई अड्डा। तो बताइएगा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा किसे बनाया गया है? तो जल्दी से बताइएगा। और भारत का पहला है, तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि कौन सा हवाई अड्डा जो है वो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया गया है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा, इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका? B ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लेह हवाई अड्डा है उसको देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित
किया गया है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहाँ विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? फिर से प्रश्न एक बार सुनिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहाँ विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है गांधीनगर और डी ऑप्शन है आपका लखनऊ। तो बताइएगा कि कहाँ बनाया गया है जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है, कि सबसे ज़्यादा लंबा जो है वो डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनाया गया है? तो आपका नागपुर में बनाया गया। कहाँ? नागपुर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। नागपुर में विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर। कितनी है? 3.14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका नागपुर में बनाया गया। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि देवघर हवाई अड्डा कहाँ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो बताइएगा देवघर हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ उद्घाटन किया? अभी थोड़े दिन पहले ये देवघर चर्चा में भी था, क्योंकि यहाँ एक घटना घटित हो गई थी जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो कहाँ किया है? झारखंड राज्य में। कहाँ? झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्यों? बाबा बैजनाथ धाम जो है वहाँ, बाबा बैद्यनाथ धाम जो है उसकी कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, बाबा बैद्यनाथ धाम की कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, कहाँ बनाया गया? देवघर में हवाई अड्डा बनाया गया। देवघर कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपको एडिशनल जानकारी याद हुआ करे वो आप सब लोग लिखते रहा करो, लिखने से आप लोगों को चीज़ें खुद से याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? तो जल्दी से बताइएगा कि भारत के कौन से 2 स्थानों को ग्रेटेस्ट प्लेसेस में शामिल किया गया है? किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। पहली बार टाइम मैगजीन में कोई 2 देश आए हैं, उनका नाम बताइएगा आप जल्दी से। 2 शहर कौन से आए हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल और अहमदाबाद। कौन सा? केरल और अहमदाबाद। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि टाइम मैगजीन के द्वारा कि जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में 2 स्थान चूज किए गए हैं वो कौन से? केरल और अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वो पर्यटन के साधन ज़्यादा सही हैं। मतलब पर्यटन को सबसे ज़्यादा किसने आकर्षित किया है? तो केरल और अहमदाबाद ने आकर्षित किया है। इसलिए टाइम मैगजीन के द्वारा केरल और अहमदाबाद को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में स्थान दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिएगा ये प्रश्न आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है कि सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस समिति का मतलब किसका आयोजन किया गया? तो सुरक्षा मंथन का आयोजन किया गया। या सुरक्षा मंथन क्या है? तो आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा एक संगोष्ठी है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है लेह, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है सिरसा और डी ऑप्शन है आपका अंबाला। तो बताइएगा कहाँ पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ? जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है। तो 7वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? ठीक है, जो एनटीपीसी लिमिटेड है उसने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो बताइएगा किस राज्य में शुरुआत की है? तो पहली तो बात, इसका जो सौर परियोजना है इसका नाम क्या है? तब तक आप लोग आंसर बताइएगा, मैं बता दे रहा हूँ। रामागुंडम
फ्लोटिंग रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले कि रामागुंडम फ्लोटिंग परियोजना कहाँ है तो भी आप बता देंगे। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट की क्षमता है। कितनी? 100 मेगावाट की क्षमता है। और ये कहाँ बनाई गई है? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। तो 8वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है एनटीपीसी ने? तेलंगाना राज्य में। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के द्वारा डिजिटल सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है गांधीनगर, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है आपका देहरादून। तो जल्दी से बताइएगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको डिजिटल रूप से प्रचार प्रसार करना। ठीक है, जो स्थानीय भाषाएं हैं उनका डिजिटल रूप से प्रचार प्रसार करना। और इसका उद्घाटन कहाँ किया प्रधानमंत्री के द्वारा? गांधीनगर में। ठीक है, कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। 9वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, बी ऑप्शन है सीबीएसई के द्वारा, सी ऑप्शन है यूजीसी द्वारा और डी ऑप्शन है नई दिल्ली सरकार द्वारा। तो बताइएगा जो परीक्षा संगम पोर्टल है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? जल्दी से सही आंसर बताइएगा कि परीक्षा संगम पोर्टल जो है, 10वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीबीएसई के द्वारा जो है वो परीक्षा संगम पोर्टल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी सीबीएसई में 10th और 12th के बच्चे होते हैं उनको सारी जानकारी, जैसे उनका रिजल्ट, उनका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, या जो भी जानकारी हो वो सारी इसी पोर्टल पर उनको एक पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाए, उनको सारी जानकारी एक जगह उपस्थित करा दी जाए। इसलिए परीक्षा संगम पोर्टल जो है वो सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करिएगा और जितने लोग आंसर नहीं दे रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि आंसर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के आंसर गलत ही तो होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ इनसे सीख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और आंसर भी सभी लोग दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है गांधीनगर, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है वाराणसी और डी ऑप्शन है हरिद्वार। तो बताइएगा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी। तो वाराणसी में ही क्या किया गया है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। तो 11वें प्रश्न का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है गुजरात। तो बताइएगा कि स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है? तो बड़े राज्यों में किसका रहा है? गुजरात और कर्नाटक। किसका? गुजरात और कर्नाटक का। और अगर आपसे पूछ ले कि छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है? तो छोटे राज्यों में रहा है मेघालय का। किसका? मेघालय का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। अगर गुजरात के साथ साथ में कर्नाटक का रहा है, छोटे राज्यों में किसका रहा है? आपका मेघालय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? ठीक है, अमित शाह के द्वारा स्वामी रामानुजाचार्य जो थे उनकी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन है लेह, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है श्रीनगर
और डी ऑप्शन है सूरत। तो बताइएगा कि कहाँ पर रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। हैदराबाद में किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने। और कितनी ऊंची फिट प्रतिमा बनाई थी? 216 फीट ऊंची प्रतिमा थी इनकी। ठीक है, किसकी? रामानुजाचार्य की। तब इसको क्या कहा गया था? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया था। क्या कहा गया था? समानता क्यों स्टैचू कहा गया था। रामानुजाचार्य की ही थी। लेकिन अमित शाह के द्वारा स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? तो 13वें प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो 13वां प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, या तो आप इनकी PDF ले लीजिएगा, वरना पेन पेपर लेकर बैठिएगा तो वहाँ इनको नोट करते रहिएगा, क्योंकि जब आप खुद से लिखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे आपके, और सारे ही क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप सभी लोग सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कहाँ हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, ये अभी यूपी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में भी प्रश्न आया था कि हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो सबसे पहली बात, जो हरियाली महोत्सव है उसका आयोजन किसके द्वारा हुआ? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। दूसरा प्रश्न है आप लोगों से कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया आपका? जल्दी से बताइएगा। तो हरियाली महोत्सव का आयोजन जो है वो आपके नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो हरियाली महोत्सव है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में G20 का शेरेपा किसे नियुक्त किया गया। शेरेपा मतलब अध्यक्ष होता है। ठीक है, मतलब भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेगा, तो G20 में जो अध्यक्ष बोला जाता है उसको शेरेपा कहा जाता है। ए ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी ऑप्शन है अमिताभ कांत, सी ऑप्शन है राजीव कुमार, और डी ऑप्शन है रघुराम राजन। तो बताइएगा कि G20 का शेरेपा किसे नियुक्त किया गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताइएगा। बाकी जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और आज सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो जो है उसको शेयर कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अमिताभ कांत हैं उनको G20 का शेरेपा नियुक्त किया गया। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले पीयूष गोयल थे। अब पीयूष गोयल के स्थान पर जो अमिताभ कांत हैं इनको G20 का शेरेपा नियुक्त किया गया है। और जो अमिताभ कांत हैं ये नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। तो बताइएगा नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जल्दी से आंसर बताइएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है गुजरात, और डी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा राज्य जो है वो 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बना है पूरे भारत में। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। ए ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, सी ऑप्शन है तटरक्षक बल, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिएगा इसका जो है मेन उद्देश्य क्या है। ये 3 जुलाई से 17 सितंबर तक चलाया गया है। ठीक है, चल रहा है। इसमें क्या है कि 75 दिन में 75 तटों की सफाई करना, 75 तटों की सफाई करना।
ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि 75 दिन के लिए चलाया गया है और 75 दिन में 75 तटों की सफाई करनी है। तो ये किसके द्वारा चलाया गया? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और तटरक्षक बल, इन तीनों के सहयोग से ये चलाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से सभी। ठीक है, तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय एवं तटरक्षक बल के सहयोग से चलाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ए ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन है गांधीनगर, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो बताइएगा जो प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन है वो किस स्थान पर किया गया? और इस सम्मेलन का जो था नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? संबोधन किया था। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको संबोधित किया गया इस सम्मेलन को। तो बताइएगा ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आपके सूरत में आयोजित हुआ। कहाँ पर? सूरत में आयोजित हुआ। तो 18वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्राकृतिक खेती सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? सूरत राज्य में किया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना किस राज्य ने शुरू की? ठीक है, ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? देखो केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसके द्वारा क्या होगा? छात्रों से जो सिंगल यूज प्लास्टिक होगी, ठीक है, सिंगल यूज वाली प्लास्टिक होगी, उनको सरकार जो है वो क्या करेगी? खरीदेगी और ख़रीद कर उनको नष्ट करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? सरकार उनको खरीदेगी तो और उनको उनके स्थान पर वो दूसरी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैग योजना किस राज्य ने शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। किसने? हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की। तो 19वें प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? ठीक है, फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा कि मतलब प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, इसके लिए फैमिली कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये घोषणा किसने की है? ए ऑप्शन है केरल ने, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश ने, सी ऑप्शन है बिहार ने या डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने। तो आप लोग सभी लोग बताइएगा कि किसने यह घोषणा की है कि फैमिली कार्ड जारी करने की? तो किसने की है? हमारे महान मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है घोषणा की है फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो 20वें प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है मिजोरम और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो बताइएगा कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो पहली तो बात शिक्षा मंत्री ने किया इसका उद्घाटन। किसने? शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री कौन है इस समय वर्तमान में? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, और राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 21वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड जो है इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है 22वां कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने 1000 करोड़ की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट की को मंजूरी दी है? ठीक है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पर वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत मतलब उत्तराखंड सरकार ने किसके साथ में 1000 करोड़ का रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट जो था उसके लिए समझौता किया है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और डी ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। तो सबसे पहले तो आप इन सब के मुख्यालय बताइएगा। हेडक्वार्टर IMF का कहाँ पर है? UNDP का कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है? और आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पर है? सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि सबके मुख्यालय कहाँ हैं
और भारत ने उत्तराखंड ने किसके साथ में समझौता किया है रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए? तो किसके साथ में किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ में। किसके? वर्ल्ड बैंक के साथ में रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी किसने दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने दी है 1000 करोड़ रुपए की। तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 23वां कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। ए ऑप्शन है बुखारेस्ट, बी ऑप्शन है हेलेंस्की, सी ऑप्शन है रोम और डी ऑप्शन है एडिनबर्ग। तो बताइएगा बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? तो रोमानिया देश की है। किसकी है? रोमानिया की है। हेलेंस्की किस देश की राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी है। किसकी है? फिनलैंड की। रोम किस देश की राजधानी है? तो इटली की राजधानी है। और जो एडिनबर्ग है वो किस देश की राजधानी है? तो स्कॉटलैंड की राजधानी है। किसकी है? स्कॉटलैंड की राजधानी है। अच्छा, जो टाइम आउट इंडेक्स 2022 जारी हुआ है इसमें भारत के कौन से शहर हैं? तो मुंबई को इसमें 14वां स्थान प्राप्त हुआ है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर में मुंबई 14वें स्थान पर है। और जो दिल्ली है वो किस स्थान पर है? तो भारत के 2 शहर सम्मिलित हुए हैं, उनको कौन सा स्थान मिला है? 26वां मिला है। ठीक है, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा हो जाएगा? एडिनबर्ग हो जाएगा। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग जो है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित है। तो ठीक है, 23वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एडिनबर्ग है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 24वां कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है कोलंबो, बी ऑप्शन है कोच्चि, सी ऑप्शन है माले और डी ऑप्शन है पोर्ट लुइस। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिएगा, तब तक हम आपको बता रहे हैं कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा, तो एक तो भारत है, दूसरा कौन सा है? श्रीलंका है। ठीक है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, चौथा कौन सा है? मॉरिशस है। चौथा देश कौन सा है? तो ये 4 देश जो हैं वो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। पोर्ट लुइस की राजधानी क्या है? मॉरिशस है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम है। और भारत की राजधानी तो सबको पता है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया। कहाँ? कोच्चि में आयोजित किया गया। तो 24वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कोच्चि में आयोजित किया गया। कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं? भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। मालदीव की राजधानी माले, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी आपके श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। अगला प्रश्न है आपका 25वां कि हाल ही में किस देश ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित किया है? ए ऑप्शन है नीदरलैंड, बी ऑप्शन है आइसलैंड, सी ऑप्शन है पुर्तगाल और डी ऑप्शन है पोलैंड। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार क्यों घोषित किया है? कोविड-19 के बचाव के लिए। ठीक है, कोविड-19 से बचाव के लिए वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार किस देश ने घोषित किया है? तो बताइएगा। तब तक हम आपको पोलैंड की राजधानी बता रहे हैं, बारसा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ठीक है, आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, ठीक है, और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। तो अब आप लोग बताइएगा कि किस देश ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित किया है? तो नीदरलैंड ने घोषित किया है। ठीक है, 25वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नीदरलैंड है उसने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है स्पेन, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो जल्दी से बताइएगा कि 32वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो, स्पेन में मैड्रिड। कहाँ पर? स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। मैड्रिड में 32वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अच्छा, इसमें किसको किसको बुलाया गया था? तो आपके फिनलैंड को भी बुलाया गया था इसमें। ठीक है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन जो था इसमें फिनलैंड देश को भी आमंत्रित किया गया था। साथ में अच्छा आप लोग बताइएगा कि जो नाटो है, नाटो के कितने कुल सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और टोटल सदस्य कितने देश हैं? ठीक है, ये आप बताइएगा।
और इसी नाटो के चक्कर में ही यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ, जो आप सभी लोग जान ही रहे हैं क्यों हुआ था। तो 26वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पेन हो जाएगा। ठीक है। 27वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत एवं किस देश के मध्य दुर्लभ पृथ्वी तत्व खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया है? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है आपका चिली। तो बताइएगा किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया है या भारत का समझौता हुआ? तो लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक 55% अकेले लिथियम कौन पैदा करता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन पैदा करता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। चिली किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का उत्पादक है। ठीक है। तो 27वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत ने लिथियम को लेकर सहयोग किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 28वां कि यूनेस्को द्वारा किस देश को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है भारत। तो बताइएगा यूनेस्को द्वारा किस देश को 2022 से 2026 के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। किसको? भारत को। तो 28वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान है। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला स्थान किसका है? पहले स्थान पर चीन है। जो सेकंड स्थान है उस पर अमेरिका है। और जो आपका थर्ड स्थान है उस पर कौन है? तो थर्ड स्थान पर आपका भारत है। तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तृतीय स्थान जो है वो भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। आज का अंतिम प्रश्न है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। और ये आपका जुलाई माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स था। अब इसके बाद में कल जो है वो आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी और रात के 10 बजे आपकी हिंदी में पर्यायवाची की क्लास है। तो सभी से निवेदन है कि रात के 10 बजे हिंदी की क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ए ऑप्शन है 85, बी ऑप्शन है 105, सी ऑप्शन है 76 और डी ऑप्शन है 68। तो बताइएगा कि भारत कौन से स्थान पर है? तो तब तक आप लोग बताइएगा भारत कौन से स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? तो स्विट्ज़रलैंड है। कौन सा है? स्विट्ज़रलैंड है। अच्छा, भारत में भी पहले स्थान पर कौन है? ठीक है। भारत के राज्यों में प्रथम स्थान किसका है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में? भारत के राज्यों में प्रथम स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल का है। किसका? पश्चिम बंगाल का। ठीक है। और भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 68वां स्थान है। कौन सा? 68वां स्थान है। तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो 2022 आई है इसमें भारत का 68वां स्थान है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप सभी का कोई सुझाव है तो सुझाव के लिए या तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमको वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। आपके जो भी सुझाव या आपकी जो भी समस्या होगी उसको हम आगे समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।